हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 9th के जीव विज्ञान के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन कर चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि कोशिका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज हम लोग इसका दूसरा लेसन उत्तक यानी टिश्यू को प्रारंभ करते हैं। उत्तक ये भाग 1 होगा। तो हम लोग कुछ उत्तक के संबंध में सामान्य बातों से इसको प्रारंभ करते हैं। उत्तक यानी टिश्यू, टिश्यू शब्द किसके द्वारा दिया गया? शब्द M.F. जोवियर बिचैट के द्वारा दिया गया। M.F. जोवियर बिचैट के द्वारा दिया गया। उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को औत्तिकी, हिंदी में इसको औत्तिकी कहते हैं और अंग्रेजी में हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी यानी उत्तकों को जिस विज्ञान के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी या हिंदी में औत्तिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से टिश्यू शब्द यानी उत्तक शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो M.F. जोवियर बिचैट के द्वारा दिया गया। हम सेल पढ़ा रहे थे तो सेल के अंतर्गत यह बताना भूल गए थे, यहाँ पर हम बता देते हैं कि कोशिका का अध्ययन करने वाले, कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्टोलॉजी कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी कहा जाता है, इसको हिंदी में भी लिखते हैं साइटोलॉजी कहा जाता है। इस तीनों चीज को सामान्य चीजें हैं, इस तीनों चीज को ये लोग याद कर लीजिएगा। यानी कि उत्तक के अध्ययन करने वाले विज्ञान को हिस्टोलॉजी या हिंदी में इसको औत्तिकी कहा जाता है। टिश्यू शब्द किसके द्वारा दिया गया? तो M.F. जोवियर बिचैट के द्वारा दिया गया। तथा कोशिका का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो साइटोलॉजी कहा जाता है। अब हम लोग डायरेक्ट चलते हैं कि उत्तक किसे कहते हैं, क्योंकि हम लोगों का लेसन क्या है? उत्तक। तो हम लोग डायरेक्ट यहां पर देखते हैं उत्तक किसे कहते हैं। उत्तक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का ऐसा समूह, कोशिकाओं का ऐसा समूह जिनकी आकृति व माप लगभग समान होता है, जिनकी उत्पत्ति का स्रोत समान होता है,
होता है जिसका वृद्धि और विकास, जिसका वृद्धि व विकास समान होता है, समान होता है तथा किसी जीवधारी में, किसी जीवधारी में विशेष कार्य को संपादित करती हैं, विशेष कार्य को संपादित करती हैं, संपादित करती हैं। यानी यहां पर स्पष्ट है कि नंबर 1 कि टिश्यू क्या है, यानी कोशिका क्या है। तो कोशिका ऊतक क्या है, तो ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है। ठीक उसी प्रकार से कह रहा है कि इनकी, यानी कि एक टिश्यू के अंतर्गत, एक ऊतक के अंतर्गत किस प्रकार की कोशिकाओं का समूह होगा। तो कह रहा है कि ऐसी कोशिकाओं का समूह होगा जिसकी आकृति तथा माप लगभग समान होगा। यानी एकदम एक ही आकृति और माप में नहीं होगा, लेकिन क्या होगा, एक ही आकृति और माप में नहीं होगा, लगभग समान होगा। तथा कह रहा है कि जिसकी उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है, एक समान होता है, यानी कि एक समान रूप से उत्पत्ति होती है, और वहां की, यानी उस ऊतक की कोशिकाओं का वृद्धि और विकास लगभग समान होता है। और यह क्या करती है, तो किसी भी जीवधारी के अंतर्गत यह जो ऊतक होता है किसी विशेष प्रकार का कार्य करता है। यानी कि जो ऊतक की कोशिकाएं होती हैं वह क्या करती हैं, किसी विशेष प्रकार के कार्यों को संपादित करती हैं। हमने सेल जो पढ़ाया था तो वहां पर बताया था कि कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है, कोशिकाओं में श्रम विभाजन होता है। विभाजन होता है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की कार्य नहीं करती हैं, बल्कि वह कोशिकाएं क्या करती हैं, भिन्न भिन्न कार्य करती हैं। अब यहां पर देखिए कि यह ऊतक के अंतर्गत क्या आ रहा है कि ऊतक क्या है, तो ऐसी कोशिकाओं का समूह है जो आकृति तथा माप में लगभग समान होती हैं, जिनके उत्पत्ति का स्रोत समान होता है तथा उन कोशिकाओं का वृद्धि और विकास एक समान रूप से होता है, तथा वे किसी जीवधारी के अंतर्गत किसी विशेष कार्य को संपादित करती हैं, वह सारे कार्यों को संपादित नहीं करती हैं। अब यहां पर हम लोग एक चीज समझते हैं, जैसे कि हम कहते हैं कोशिका के अंतर्गत हम लोगों ने अध्ययन किया तो जीवों के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई या मूलभूत इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। तो कोशिका हुआ, इस परिभाषा की, यानी ऊतक के परिभाषा के अनुसार ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो यानी कि यहां पर क्या हो गया, कोशिकाएं समूहित होकर के ऊतक का निर्माण की, यानी कोशिकाओं में समूहन हुआ, समूहन के परिणाम स्वरूप क्या निर्मित हुआ, ऊतक हुआ। ठीक उसी प्रकार से ऊतक समूहित होकर के क्या बनाएंगे, अंग बनाएंगे। यानी ऊतक समूहित होकर के क्या बनाएंगे, ऊतकों के समूहन से क्या बनेगा, अंग बनेगा। और अंग जब समूहित होंगे तो क्या बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे। और जब अंग तंत्र समूहित होकर के, अंग तंत्र समूहित होकर के क्या बनाता है, शरीर बनाता है, यानी किसी भी जीवधारी की शरीर बनाता है, किसी भी जीवधारी का शरीर बनाता है। अब आपका यहां पर एक साधारण सा प्रश्न हो सकता है कि जब हम लोग कोशिका का अध्ययन कर रहे थे
तो उस दौरान हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय तथा दूसरा होता है बहुकोशिकीय। यानी हम लोग वहां पर यह डिसाइड किए थे कि एक कोशिकीय क्या होता है, जिसमें एक ही कोशिका, यानी कि जिस जीव के शरीर के निर्माण एक ही कोशिका से होता है, एक कोशिका से होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय के नाम से जानते हैं। अगर हम बहुकोशिकीय की बात करें तो बहुकोशिकीय क्या होते हैं? इनके शरीर की संरचना में असंख्य कोशिकाएं होती हैं, असंख्य कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, उसको हम लोग बहुकोशिकीय के नाम से जानते हैं। अब आपका यहां पर एक साधारण सा प्रश्न उठेगा कि जब ऊतक क्या है, तो ऊतक कोशिकाओं का समूह है, तो यहां पर तो असंख्य कोशिकाएं हैं, तो समूहित होती होंगी और समूहित होकर के किसी एक ऊतक का निर्माण करती हैं, और वह ऊतक क्या करता है? एक विशेष प्रकार के कार्य को संपादित करता है। लेकिन आपका प्रश्न यहां पर यह होगा कि जब कोशिका जिस जीव के शरीर की संरचना एक ही कोशिका से हुआ है, तो उस जीव के अंतर्गत किस प्रकार से कोशिकाएं समूहित होती होंगी? क्योंकि एक कोशिकीय जीव के अंतर्गत उसके शरीर की संरचना एक ही कोशिका से होता है तथा उसके जीवन से संबंधित जितने भी क्रियाकलाप होते हैं उसी एक कोशिका के अंतर्गत संपादित होते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि अमीबा की बात किया था, अमीबा की संरचना बनाना एकदम आसान काम होता है, कुछ नहीं होता है। अमीबा बताया था यह क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। उसी तरह से पैरामीशियम होता है, वह भी क्या होता है? एक कोशिकीय होता है। तो इसमें एक ही कोशिका है, तो इसमें किस प्रकार से कोशिकाओं का समूहन होता होगा? एक्चुअली जब आप लोग जंतु जगत को पढ़ेंगे, जब आप लोग जंतु जगत को पढ़ेंगे, आर.एच. विक्टेकर ने क्या किया है? 5 जगत पद्धति दिया, और उसमें जो अंतिम जगत है, 5वां जगत है, यानी जंतु जगत। जब जंतु जगत का अध्ययन करेंगे तो जंतु जगत को कई संघ में बांटा गया है, और उसका जब अध्ययन किया जाता है तो उसके अंतर्गत पॉरीफेरा जो क्या होता है? कोशिकीय स्तर का होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह इसकी शरीर की संरचना यानी कि एक ही कोशिका से होता है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि जो जंतु जगत के अंतर्गत जो पहला संघ आता है पॉरीफेरा, उसका शरीर किस स्तर का होता है? कोशिकीय स्तर का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है। यानी पॉरीफेरा समूह के अंतर्गत जितने भी जंतु को रखा गया है उनमें ऊतक का निर्माण नहीं होता है। यह क्लियर हुआ। दूसरा नंबर अगर हम कहें तो सिलेंट्रेटा तथा टीनोफोरा, यह ऐसे जंतु जगत के जीव हैं जिनके शरीर किस स्तर का होता है? तो ऊतक स्तर का होता है। यानी उनमें कोशिकाएं समूहित होती हैं, ऊतक का निर्माण होता है, लेकिन किसी अंग तंत्र का निर्माण नहीं होता है। तो ये क्या होते हैं? ऊतक स्तरीय होते हैं। इनका शरीर ऊतक स्तर का होता है। कहने का अर्थ यह है कि जो ऊतक हम लोग अभी देख रहे थे, ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है। लेकिन जो एक ही कोशिका से निर्मित एक कोशिकीय जीव होते हैं, उनके शरीर की संरचना कोशिकीय स्तर का होता है,
ऊतक स्तर का नहीं होता है, अंग स्तर का नहीं होता है, अंग तंत्र स्तर का नहीं होता है, बल्कि डायरेक्ट क्या होते हैं, कोशिका होती हैं और उसी कोशिका से उनके शरीर का निर्माण होता है और उनमें वही कार्य संपादित होता है। अब दूसरा हम लोग प्रश्न डिसाइड करते हैं। यहाँ पर हमने कहा कि उत्पत्ति और संरचना में, यानी ऊतक का अभी जो हम लोग डिफिनीशन देख रहे थे उसके अंतर्गत हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि जो ऊतक होते हैं वह उत्पत्ति उनकी समान स्रोत से, वहाँ की कोशिकाओं की उत्पत्ति एक ही स्रोत से होती है तथा उनका वृद्धि और विकास एक ही स्रोत से वृद्धि और विकास किस रूप में होता है, एक समान रूप से होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक छोटा सा उदाहरण उठाते हैं और इंटरेस्टिंग उदाहरण उठाते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी जीव के अंतर्गत गुणसूत्र निश्चित होता है। देखिए, कोशिका को जब तक से अध्ययन नहीं करेंगे तब तक से आपको कुछ चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। यानी कोशिका से प्रारंभ कीजिए, जीव विज्ञान जो ही अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं तो कोशिका से अध्ययन कीजिए। जब तक से कोशिका को नहीं समझेंगे तब तक से आपको ऊतक नहीं समझ में आएगा। ऊतक के बाद वही हम जो उदाहरण उठाए थे जीवों का वर्गीकरण से, तो जीवों का वर्गीकरण भी क्या हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। यानी एक लेसन दूसरे लेसन से जुड़ा हुआ है और जब तक से 9th क्लास के कोशिका को, ऊतक को, जीव के वर्गीकरण को जब तक से आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे तब तक से आप 10th क्लास के अंतर्गत जैव प्रक्रम को नहीं समझ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, शुरुआत से पकड़ना पड़ेगा, तभी यह समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। तो हम बताए थे कि जीव के अंतर्गत निश्चित गुणसूत्र होता है, निश्चित होता है। जैसे हम लोग कुछ को देखे थे, जैसे कि बिल्ली की बात करें तो 38 होता है। उसी तरह से मेढक की बात करें तो 14 होता है। उसी तरह से मटर की बात करें तो 12 होता है। उसी तरह से हमने बात किया था, ये गोल कृमि की बात किया था, उसमें 2 होता है। और हाथी की यदि बात करें तो 56 होता है। यानी कि तमाम तरह के जो जीव होते हैं उनमें गुण सूत्रों की संख्या क्या होता है, निश्चित होता है। उसी तरह से मानव में भी क्या होता है, गुणसूत्र निश्चित होता है। यह गुणसूत्रों की संख्या है। और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है, इस प्रकार की कोशिकाओं में, जैसे कोशिकाओं में विभाजन होता है तो कई प्रकार होता है, लेकिन यहाँ पर यानी कि यहाँ की कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और इस तरह से यहाँ पर क्या बन जाता है, जोड़े में बन जाता है। यानी कि मानवों की यदि बात करें तो मानवों में जो 46 गुणसूत्र होते हैं वह 23 जोड़े में होते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या देखना है कि जैसे प्रजनन के अंतर्गत, जंतु प्रजनन के अंतर्गत, चूंकि जंतु का जो प्रजनन होता है तो जंतु क्या होते हैं, एक लिंगीय होते हैं। और जितने भी एक लिंगीय जंतु हैं वह लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो लैंगिक प्रजनन के लिए नर तथा मादा की आवश्यकता होता है, 2। यानी नर से क्या, शुक्राणु। यह 10th क्लास में जाएंगे तो प्रजनन जब पढ़ेंगे तो वहां पर स्पष्ट रूप से मिलेगा। और मैं पहले भी बोला था कि मैं 9th क्लास में पढ़ाता हूं तो 10th क्लास को आगे के जो चैप्टर हैं उसको दृष्टि में रखकर पढ़ाता हूं कि वहां के से उदाहरण उठाएं। कहीं और से भी हम उदाहरण उठा सकते थे लेकिन हम यहां से उठा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि एक लिंगीय जंतु होते हैं चाहे पौधे होते हैं, उनमें क्या होता है, एक नर होता है और एक मादा होती है, क्योंकि उसमें प्रजनन कैसा होगा, लैंगिक प्रजनन होगा। तो यहां पर स्पष्ट रूप से जान लीजिए कि प्रजनन कितने प्रकार का होता है। तो प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक प्रजनन तथा अलैंगिक प्रजनन। जितने भी एक लिंगीय जंतु होते हैं, एक लिंगीय जीव होते हैं, वह किस प्रकार के प्रजनन करते हैं, तो लैंगिक प्रजनन करते हैं। अब इसके अंतर्गत 2 चाहिए, नर तथा मादा, अंडाणु।
और दोनों के फ्यूजन से यहाँ पर 23 जोड़े, यानी इसका 23 जोड़ा और इसका 23 जोड़ा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये 23 और 23 यहाँ आकर 46 होगा, यानी कि फ्यूजन होगा और युग्मनज का निर्माण होगा, जाइगोट का निर्माण होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 46 ही होना चाहिए, यहाँ पर जरूरी नहीं हमको बताना, लेकिन प्रसंग बस बता रहे हैं। तो 46 से यदि कम हुआ तो भी उस जीव के अंतर्गत विकार उत्पन्न होगा, और 46 से यदि ज़्यादा हुआ तो भी उस जीव के अंतर्गत विकार उत्पन्न होगा। क्योंकि हम इसको समझाने के लिए एक उदाहरण के रूप में इसको निर्माण किए। अब यहाँ पर जब फ्यूजन होता है तो जाइगोट का निर्माण होता है, तो वहाँ पर क्या होता है, एक ही सेल होता है, एक ही सेल होता है। उस सेल में क्या होता है, फ्यूजन होता है, यानी विभाजन होती है। कोशिकाएं क्या होने लगती हैं, विभाजित होने लगती हैं, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। इसको उदाहरण को हम एक बार उठा चुके हैं। और इस तरह से विभाजन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण होता है। और जो फ्लैपिंग ट्यूब में शुक्राणु और अंडाणु फ्यूजन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, तब क्या होता है, वहाँ की कोशिका, यानी एक ही कोशिका है, यह क्या होती है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं। और कोशिकाएं विभाजित किस रूप में होती हैं, तो 2 से 4, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस रूप में विभाजित होती हैं। और क्या निर्माण करती हैं, ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण करती हैं। और ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की दीवारों में आकर 4 से 5 दिन में चिपक जाता है। जो ब्लास्टोसिस्ट का जो बाहरी भाग होता है वह गर्भाशय की दीवार से चिपक करके प्लेसेंटा का निर्माण करता है, प्लेसेंटा का निर्माण करता है। यह प्लेसेंटा को हम लोग जैसे कि गांव की भाषा में जो नाड़ी बोलते हैं, तो नाड़ी को ही इंग्लिश में प्लेसेंटा बोलते हैं, क्योंकि इसका काम क्या होता है, उस जो गर्भाशय के अंतर्गत जो जीव है, जीवों के पोषक तत्व तथा श्वसन के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करना है, तो ये जो ब्लास्टोसिस्ट होता है, तो ब्लास्टोसिस्ट का निर्माण हो गया गर्भाशय की दीवार में, और उसके जो बाहरी लेयर होता है उसे प्लेसेंटा का निर्माण हो गया। तो प्लेसेंटा के निर्माण के बाद ये कोशिकाएं अभी भी क्या होती रहती हैं, अभी भी उसी क्रम में, यानी 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस क्रम में विभाजित होती रहती हैं। और विभाजन के परिणाम स्वरूप कई लेयर में बन जाती है। विभाजन के परिणाम स्वरूप 40 से 48 दिन, ये दिन में बता रहे हैं, यहाँ पर भी बताए तो दिन में ही बताए कि 4 से 5 दिन में ब्लास्टोसिस्ट क्या हो जाता है, गर्भाशय में आकर के सेट हो जाता है। और 40 से 48 दिन के अंतर्गत जो कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, उन कोशिकाओं में स्पंदन प्रारंभ हो जाता है, यानी कि क्या हो जाता है, वह धड़कने लगता है, यानी हृदय का निर्माण हो जाता है। अब वहां पर जिस प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, उस कोशिकाओं के अंतर्गत जब स्पंदन प्रारंभ होता है, तो वहां की कोशिकाएं बाद में चल करके क्या निर्मित करती हैं, हृदय पेशी का निर्माण करती हैं। यह जंतु ऊतक को जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि पेशी ऊतक कितने प्रकार का होता है, यानी ऐच्छिक पेशी होती है, अनैच्छिक पेशी होता है तथा हृदय पेशी होती है। अब वहाँ की जितनी भी कोशिकाएं हैं वह किसका निर्मित करेंगे, हृदय पेशी का निर्माण करेंगे। यह भी क्या है, एक ऊतक है। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ की जितने भी कोशिकाएं हैं वह क्या हो रही हैं, समूहित हो रही हैं। और समूहित होकर के क्या निर्मित कर रही हैं, तो एक विशेष प्रकार के ऊतक का निर्माण कर रही हैं, यानी हृदय पेशी का निर्माण कर रही हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, यहां पर देखिए कोशिकाओं का समूहन हुआ, यानी कोशिकाएं समूहित हुई, ऊतक का निर्माण की,
दूसरा नंबर कि उनकी उत्पत्ति एक समान रूप से हुआ है। जैसा कि हमने कहा कि ऊतक के अंतर्गत जो हम लोग विशेषता देख रहे थे कि ऊतक किसे कहते हैं, तो ऊतक के अंतर्गत हम लोग यह भी देख रहे थे कि जो ऊतक होता है, ऊतक के अंतर की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी उत्पत्ति का स्रोत क्या होता है, समान होता है। और यहाँ पर उत्पत्ति का स्रोत क्या है, समान रूप से समान है। तथा इसका वृद्धि और विकास कैसे होगा, वृद्धि व विकास कैसे होगा, तो समान रूप से होगा। और यह बाद में चल करके क्या निर्मित करेंगे, हृदय पेशी का निर्माण करेंगे। तो और यह काम क्या करती है, तो हृदय क्या काम करता है, रक्त को पंप करने का काम करता है, रक्त को पंप करने का काम, यानी एक विशेष प्रकार का काम करता है। यह तो परिवहन का काम नहीं करता है, पाचन का काम नहीं करता है, श्वसन का काम नहीं करता है, तंत्रिका तंत्र का काम नहीं करता है, बल्कि एक विशेष कार्य करता है और उसको क्या करता है, रक्त को पंप करता है। तो यहां पर समझ में आ गया कि ऊतक क्या है। तो ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह है जो आकृति तथा माप में लगभग समान होते हैं, जिसके उत्पत्ति का स्रोत समान होता है, जिनका वृद्धि व विकास समान रूप से होता है, तथा जो किसी जीवधारी के अंतर्गत क्या करते हैं, किसी जीवधारी के अंतर्गत एक विशेष प्रकार के कार्यों को संपादित करते हैं। यहां पर स्पष्ट हो गया। अगर मानवों के अंतर्गत जो हृदय में स्पंदन प्रारंभ हो जाता है, तब हम लोग कहते हैं कि उस जो भ्रूण होता है वह भ्रूण में क्या आ गया, आत्मा आ गई, जान आ गया। उससे पहले वह क्या होता है, कुछ नहीं होता है। वह कोशिकाओं का एक समूह रहता है जहां की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं। तो ये कब होता है, 40 से 45 दिन में। तो यह भी एक इंफॉर्मेटिव चीज है। ब्लास्टोसिस्ट होता है 4 से 5 दिन में, वह फ्लैपिन ट्यूब से बाहर निकल करके गर्भाशय की दीवार में आकर के चिपक जाता है, गर्भाशय की दीवार से आकर के चिपक जाता है। यह भी क्या है, एक इंफॉर्मेटिव चीज है। अब यहां पर ऊतक का जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो ऊतक को पहला नंबर की हम लोग जो अध्ययन करते हैं, जंतु ऊतक तथा पादप ऊतक, दोनों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। क्योंकि पादप क्या होता है, डिफरेंट होता है किससे, जंतु से। जंतुओं के शरीर की जो संरचना है, वह शरीर की संरचना में जटिलता पाया जाता है, लेकिन पादपों के शरीर की संरचना में उतनी जटिलता नहीं पाई जाती है, क्योंकि उसकी साधारण प्रकृति होती है। क्योंकि कुछ अंतर होता है। जैसे अगर अंतर की बात करें तो जंतु क्या होता है, गतिशील होता है, और यह गति नहीं करता है, यह क्या होता है, गति करता है। अगर हम बात करें तो यह जंतु जो है वह क्या है, परपोषी है, वह अपने भोजन का संश्लेषण खुद नहीं कर सकता। लेकिन पादप क्या करता है, वह स्वपोषी है, क्योंकि यह क्या करता है, अपने भोजन का संश्लेषण खुद करता है। किसकी मदद से, तो कुछ कच्चे पदार्थ, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, उसके अंतर्गत क्लोरोफिल होता है, H2O यानी कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड जल, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, चूंकि पादपों में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की सहायता से वह क्या करता है, अपने भोजन का निर्माण करता है, अपने भोजन का संश्लेषण करता है। तो यह क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। दूसरा नंबर, अगर जंतु की बात करें तो जंतु का जो विकास होता है उसके सारे अंगों में विकास होता है। लेकिन हम लोग अभी पादप ऊतक को पढ़ेंगे। पादप ऊतक के अंतर्गत देखा जाता है कि उसके लंबाई में वृद्धि होती है, लंबाई में वृद्धि होता है। या तो जड़ें क्या होंगी, लंबी होगी, या इस तने में लंबाई में वृद्धि होता है। लेकिन ऐसा जंतु के अंतर्गत नहीं होता है। अगर जंतु की केवल लंबाई में वृद्धि होगा तो पता चलेगा कि हाथ छोटे छोटे हो जाएंगे और आदमी बड़ा हो जाएगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिस रेशियो से हाथ बढ़ता है उसी रेशियो से पैर भी बढ़ता है, उसी रेशियो से नाक की साइज भी बढ़ता है, मुंह का साइज, यानी क्या होता है, वह एक समान रूप से सभी शरीर के सारे अंगों का वृद्धि और विकास होता है, लेकिन इसके अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। अगर हम कुछ अंतर और देख लें तो अंतर के अंतर्गत जंतु का जो विकास है, जंतु की वृद्धि जो है, एक आयु के बाद अब विकास नहीं होता है। लेकिन पादप के अंतर्गत देखेंगे कि आजीवन, यानी जब तक से पौधा जीवित है तब तक से उसमें वृद्धि व विकास होता रहता है। तो ये कुछ अंतर है और इसी अंतर के कारण क्या है, हम लोग ऊतक को दो भागों में बांट करके अध्ययन करते हैं, जंतु ऊतक को तथा पादप ऊतक। तो हम लोग आज अध्ययन करते हैं पहले पादप ऊतक का। पादप ऊतक, ध्यान दीजिएगा, यह पादप ऊतक का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। पादप ऊतक को प्रारंभिक रूप से दो भागों में बांट दिया गया, विभाज्योतकी ऊतक। विभाज्य ऊतकी ऊतक भी कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो शीर्षस्थ, विभाज्य योतकी ऊतक, दूसरा होता है अंतर्वेशी विभाज्य योतकी ऊतक, और तीसरा होता है पार्श्व विभाज्य ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतक। तो जिस प्रकार से इसमें सारणी हम लोग बना रहे हैं पादप ऊतक का अध्ययन करने के लिए, ठीक उसी प्रकार से हम लोग कोशिका की संरचना जब देख रहे थे तो वहाँ पर भी हम लोग क्या किए थे, एक चार्ट बनाए थे और चार्ट के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास किए थे कि कोशिका की संरचना किस प्रकार की होती है। तो देखिए, चार्ट को अपने माइंड में बनाकर रखिए और इस तरह से एक या दो बार आप पढ़ रहे हैं तब बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं तब बना रहे हैं, और जब नोट्स को कभी पढ़ते हैं तो उस दौरान भी एक बार चार्ट को देख लेते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके माइंड में वह टिश्यू के संबंध में कॉमन चीज़ें, या कहें कि मोटे तौर से वह आपके माइंड में आ जाता है, यानी याद हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि चार्ट को समझने का प्रयास कीजिए। पादप ऊतक है, पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग विभाज्य ऊतकी ऊतक कहते हैं, अभी इसके विषय में हम कुछ नहीं कर रहे हैं। विभाज्य ऊतकी ऊतक को भी तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतकी ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतकी ऊतक, पार्श्व विभाज्य ऊतकी ऊतक, तथा इसको यानी दूसरा भाग है, दूसरा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, अस्थायी ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया है। अस्थायी ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया है, सरल अस्थायी ऊतक तथा दूसरा है जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को भी तीन भागों में बांटा गया है, सभी इधर लाते हैं। सरल अस्थायी ऊतक को भी तीन भागों में बांटा गया है, मृदुतक, स्थूल कोण ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, तथा ये तीसरा है दृढ़ ऊतक। दृढ़ोतक, स्थूल कोण ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया है, क्लोरेनकाइमा
क्लोरेनकाइमा तथा आयरेनकाइमा। आयरेनकाइमा यानी स्पष्ट है कि अस्थायी ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया है, सरल अस्थायी ऊतक, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक को भी तीन भागों में बांटा गया है, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक तथा दृढ़ ऊतक। मृदु ऊतक को भी दो भागों में बांटा गया है, क्लोरेनकाइमा तथा एरेनकाइमा। उसी प्रकार से जो जटिल ऊतक है, वह जटिल ऊतक भी क्या है, दो प्रकार का है। एक को हम लोग जाइलम कहते हैं और दूसरे को हम लोग फ्लोएम कहते हैं। तो यह क्या है, यह पादप ऊतक का ये सारणी है, पादप ऊतक। इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, याद करेंगे तो सारी चीजें सामान्य रूप से हो जाएंगी। जैसा कि देखने में स्पष्ट हो रहा है कि पादप ऊतक को दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग विभाज्योतकी ऊतक कहते हैं और दूसरे को अस्थायी ऊतक कहते हैं। तो यहाँ की कोशिकाओं की हम अभी विशेषता की बात नहीं कर रहे हैं, ये सामान्य रूप से इसको समझने का प्रयास कीजिए कि सामान्य रूप से यह क्या, क्यों बांटा गया है, क्यों वर्गीकृत किया गया है। तो जो विभाज्योतकी ऊतक होते हैं, यानी विभाज्य ऊतक, यानी कि जहाँ की जिस ऊतक की कोशिकाएं विभाजित होती रहती हैं, सदैव विभाजित होती रहती हैं, जीवन पर्यंत विभाजित होती रहती हैं, उस प्रकार के ऊतक को विभाज्य ऊतक के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से विभाज्य ऊतकी को तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक तथा पार्श्व विभाज्य ऊतक। अगर हम इसको डायग्राम एक चित्र बनाते हैं, ये कोई पादप है, ये कोई पादप है, तो इसका जो शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक है यहां पाया जाता है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक। अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक कहां पाया जाता है, तो संधि पर्व पर पाया जाता है। हम इसकी चर्चा करेंगे, संधि पर्व पर पाया जाता है। तथा अंतर्वेशी, ये अंतर्वेशी है, गलत हो गया था, अंतर्वेशी है, यानी कि संधि पर्वों पर कौन सा ऊतक, विभाज्य ऊतक पाया जाता है, तो अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक पाया जाता है। तथा यहां पर क्या पाया जाता है, पार्श्व विभाज्य ऊतक पाया जाता है, विभाज्य ऊतक पाया जाता है। तो यह है विभाज्य ऊतक, यानी कि विभाज्य ऊतक जीवन पर्यंत क्या होता रहता है, विभाजित होता रहता है। और इसे भी तीन भागों में बांटा गया है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक, अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक तथा पार्श्व विभाज्य ऊतक। शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक से पौधे की लंबाई में तथा जड़ में वृद्धि होता है, जबकि अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक से जो संधि पर्व होते हैं, वह संधि पर्वों से विभिन्न प्रकार की टहनियां जो निकलती हैं, वहां पर भी क्या होता है, विभाज्य ऊतक होते हैं। उसी प्रकार से जो पौधे की क्या होता है, मोटाई जो होती है, तो पौधे की मोटाई में जो वृद्धि होता है वह उसके लिए कौन सी जिम्मेदार होते हैं, तो पार्श्व विभाज्य ऊतक जिम्मेदार होते हैं। तो यहां पर ये तीनों स्पष्ट हो रहा है। हमने एक चीज कहा था कि पादपों के अंतर्गत देखा जाता है कि लंबाई में वृद्धि होता है, यानी उसका या तो शीर्ष लंबा होगा, या तो क्या होंगे, जड़ें लंबी होंगी। इसका अगर टेस्ट लेना है तो क्या कर सकते हैं कि एक कोई छोटा पौधा है, तो छोटे पौधे में एक कील गाड़ देंगे तो पता चलता है कि पौधा बहुत बड़ा हो गया, लेकिन आप जब भी देखेंगे तो वह कील वहीं पर रहेगा। यानी ऐसा नहीं होता है कि पौधे बढ़ रहा है और कील भी क्या हो जाए, ऊपर की तरफ चला जाए, नहीं, यहीं पर रहता है। इससे यही साबित होता है कि पौधे में जो होता है वह यहाँ पर वृद्धि होगा, यानी कि शीर्ष पर वृद्धि होगा, या फिर जड़ों में वृद्धि होगा, या फिर जो संधि पर्व होते हैं जहाँ पर जिसको हम लोग अंतर्वेशी विभाज्य ऊतक कहते हैं, वहाँ पर क्या होगा, संधियों पर विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। उसके बाद अस्थाई विभाज्य ऊतक, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, अस्थाई ऊतक, तो ये विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं का गुण होता है कि वह विभाजित होती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से अस्थाई ऊतक की कोशिकाओं
के अंतर्गत विभाजन नहीं पाया जाता है। या तो विभाजन होता ही नहीं है, या फिर विभाजन लंबे समयों तक रुका रहता है, अवरुद्ध रहता है, वह विभाजन नहीं होता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, सरल अस्थायी ऊतक तथा जटिल अस्थायी। सरल अस्थायी ऊतक यानी जिन ऊतकों के अंतर्गत, पादपों के अंतर्गत जिन ऊतकों, जो ऊतक होते हैं वह जब समरूप कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, यानी एक ही प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, या तो जीवित कोशिकाओं से निर्मित हैं चाहे मृत कोशिकाओं से निर्मित हैं, एक ही प्रकार की हैं, तो वह क्या बनाएंगे, सरल अस्थायी ऊतक का निर्माण करेंगे। यदि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से जब निर्मित होते हैं तो उसमें जटिलता होता है, उसकी बनावट में जटिलता होता है, और उसको हम लोग जटिल अस्थायी ऊतक के नाम से जानते हैं। अब देखिए, सरल अस्थायी ऊतक को भी 3 भागों में बांटा गया, मृदु ऊतक, स्थूलकोण ऊतक तथा दृढ़ोतक। तथा मृदु ऊतक को भी क्लोरेनकाइमा तथा एरेनकाइमा में बांट दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जटिल ऊतक को भी 2 भागों में बांट दिया गया, जाइलम तथा फ्लोएम। इनको हम लोग संवहनीय ऊतक कहते हैं, संवहनीय ऊतक कहते हैं, यानी जटिल ऊतक को संवहनीय ऊतक कहते हैं। और इसमें कौन सा होता है, जाइलम और फ्लोएम। इनका यह कार्य क्या करते हैं, तो पौधों के अंतर्गत जो जाइलम होता है जल तथा खनिज लवण का, जल व खनिज लवण का संचरण करता है, जबकि फ्लोएम क्या करता है, खाद्य पदार्थों का संचरण करता है। तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, संवहनीय। संवहन का काम कर रहा है। जाइलम किसका संवहन कर रहा है, जल तथा खनिज लवण का संवहन कर रहा है। हालांकि जाइलम को जलीय ऊतक के भी नाम से जानते हैं, जलीय संवहनीय ऊतक के नाम से भी जानते हैं। तथा फ्लोएम क्या कर रहा है, फ्लोएम किसका संवहन कर रहा है, तो जो पादप जो स्वपोषी होते हैं, तो पादप जो स्वपोषी होते हैं, तो वह स्वपोषियों के अंतर्गत जो भोजन का निर्माण होता है, भोजन का निर्माण कहाँ होगा, जहां पर क्लोरोफिल पाया जाएगा, क्लोरोफिल पाया जाएगा। और पादपों में प्रत्येक जगह पर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो जहां पर क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां पर क्या करेगा, पादप भोजन का संश्लेषण करेगा, और जो भी संश्लेषण के रूप में यानी होगा, तो वह क्या करेगा, पौधों के प्रत्येक भाग के अंतर्गत संवहन करने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो इस प्रकार से यह क्या है, पादप ऊतक का चार्ट है, इसको देख लीजिएगा। यहाँ की कोशिकाओं की क्या खासियत होती है, यानी विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं की क्या खासियत होती है, अस्थायी ऊतक की कोशिकाओं की क्या खासियत होती है, शीर्षस्थ विभाज्य ऊतक की क्या खासियत होता है, उसी प्रकार से सारी जितने भी ऊतक हैं उनके क्या विशेषताएं होती हैं, वहाँ की जो कोशिकाएं होती हैं किस प्रकार की होती हैं, उसका हम लोग अध्ययन अगले भाग में करेंगे। थैंक यू।